हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज का हमारा टॉपिक है मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक। आज के इस वीडियो में हम मुगलों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि मुगलों का शासन कैसे शुरू होता है और वो कैसे आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। उनके शासन पर क्या नीतियां थी, उनके द्वारा क्या कुछ किया गया था, अपने समय पर भारतीय उपमहाद्वीप में क्या क्या चेंजेस किए गए थे और उन्होंने इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कैसे किया था। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर बंगाल और म्यांमार, ये सभी क्षेत्र आ जाते हैं। तो इन सभी को मिलाकर एक उपमहाद्वीप क्षेत्र बनता है। इतने बड़े क्षेत्र पर जहाँ पर लोग, इतनी अलग अलग संस्कृति है लोगों की, इतनी अधिक विविधताएं हैं, उनकी बहुत सारी भिन्नताएं हैं, इन पर शासन करना बहुत ही कठिन था। अपने पूर्ववर्ती होते हैं जो पूर्वज थे उनके विपरीत जाकर मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक के केवल अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। मतलब कि वो काम इन्होंने किया जो आज तक कोई राजा नहीं कर पाया था, किसी भी शासक ने नहीं किया था, इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर पाना। जो 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया था और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो ये 16th सेंचुरी से अपना शासन स्टार्ट करते हैं और 17th सेंचुरी तक आते आते ये लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो उन्होंने प्रशासन के ढांचे के संबंधी जो भी उन्होंने नीतियां अपनाई थी, जो भी उनके थॉट थे, वो जब मुगलों का पतन हुआ तो वो भी ऐसी ही नीतियां वैसी की वैसी बनी रहीं। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आज के समय पर भी हम वैसे यूज़ करते हैं, आगे हम देखेंगे। और कुछ ऐसी नीतियां थी जो मुगलों के बाद जो भी शासक आए थे उन्होंने भी वही नीतियां अपनानी शुरू की थी। आज जिसे हम देखते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, जब स्वतंत्रता दिवस होता है, जहाँ रिपब्लिक डे होता है, तो जो प्रधानमंत्री लाल किले में से तिरंगा झंडा फहराते हैं, तो वो जो लाल किला है वो भी मुगलों के एक देन है, मुगलों के द्वारा ही बनाया गया है। तो ये देखिए, ये लाल किले का चित्र दिया हुआ है। मुगल कौन थे? तो आइए अब हम देखते हैं कि मुगल कौन थे जिनके बारे में हम बात करते हैं। अगर मुगलों में से हम बात करें तो सबसे पहले बाबर आता है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब और बहादुर शाह जफर। तो ये सभी मुगलों की जो पीढ़ी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो शासक बनते गए थे। तो मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे मंगोलों से रिलेट करते थे। जो मंगोलों के शासक चंगेज खां थे और वो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करते थे, उनके उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वो ईरान, इराक और जिसे हम प्रेजेंट में तुर्की बोलते हैं, उसके शासक जो तैमूर थे उनके वंशज थे। परंतु जो मुगल थे, अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना उनको अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि चंगेज खान ने कुछ ऐसे काम किए थे जो व्यक्तियों के नरसंहार से रिलेटेड थे। जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसे युद्ध किए थे जिससे लोगों को बहुत नुकसान हुआ था और जो पीढ़ी मुगलों की अब शुरू हो रही थी उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो इसी वजह से उनको मंगोल या मुगल कहना अच्छा नहीं लगता था खुद को। तो वो तैमूर के वंश कहलाने पर बहुत गर्व महसूस करते थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि वो तैमूरों के वंशज हैं। ऐसा क्यों था? क्योंकि 1398 में जो महान पूर्वज थे उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया था और किसी भी क्षेत्र को प्राप्त करना उस समय पर बहुत ही अच्छी बात होती थी, बहुत ही गर्व की बात होती थी कि किसी क्षेत्र पर हमने कब्जा किया तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आज के समय में सोचें कि अगर किसी हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी ने अच्छा काम किया है, किसी ने किसी जगह को कब्जा किया, जो कुछ भी अचीव किया है, बड़ा अचीव किया है, तो हम किसी को बताते हैं कि हाँ वो हमारे रिलेटेड है, जो हम उसके रिश्तेदार हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर देखें, किसी ने कुछ, मान लीजिए किसी ने किसी की हत्या कर दी या कुछ बुरा काम कर दिया, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि हम उसके रिश्तेदार हैं। तो उस समय पर भी मुगल कुछ ऐसा सोचते थे कि जो अच्छा, उनके वंशज जिन्होंने अच्छा किया था काम, उनके लिए वो गर्व महसूस करते थे, लेकिन जिन्होंने अच्छा नहीं किया था उनके लिए उनको शर्म की बात ऐसे होता था कि
हाँ, हम इनके वंशज ना कहलाए, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मुगल सैन्य अभियान क्या थे? प्रथम मुगल शासक कौन थे? बाबर। उनका समय क्या था? कालावधि क्या थी? 1526 से 1530 के बीच में मुगल बाबर ने शासन किया था। इन्होंने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था, जबकि उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो मंगोलों की एक और शाखा थी, एक तो मुगल है मंगोलों की शाखा, दूसरी उज़्बेक। उन्होंने आक्रमण करके उनसे वो क्षेत्र छीन लिया था, तो वो बाबर को वो गद्दी छोड़नी पड़ी थी। फिर काफ़ी वर्षों तक बाबर भटकता रहा और 1504 में काबुल पर उसने कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर, तब उस वक्त दिल्ली पर लोधी वंश का शासन था, तो दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी पर 1526 में दिल्ली के सुल्तान पर जब पानीपत की लड़ाई होती है उसमें इब्राहिम लोदी से दिल्ली को छीन लिया था और दिल्ली आगरे को अपने कब्जे में कर लिया था। तो यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है, युद्ध की तस्वीर है कि 16वीं शताब्दी में जो युद्ध में तोप और गोलाबारी, ये देखिए तोप और गोलाबारी है, इसका पहली बार इस्तेमाल बाबर ने किया था पानीपत की लड़ाई में। तो जो इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बार किसने तोपों और गोलीबारी का प्रयोग किया था? बाबर ने किया था। किस लड़ाई में किया था? पानीपत की लड़ाई में। तो आगे देखिए, ये है अकबर का शासन। इस मैप में ये अकबर का शासन दिखाया गया है। बाबर के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं के बाद फिर अकबर आता है। तो अकबर भी एक बड़ा अच्छा और महत्वपूर्ण राजा है इस मुगलों के शासन का। तो ये उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं जो उसने अपने कब्जे में लिए हुए थे, जहाँ पर वो शासन करता था। काबुल, कंधार, अजमेर, चित्तौड़, दिल्ली, पानीपत, लाहौर, श्रीनगर, इलाहाबाद। तो ये इम्पोर्टेंट क्षेत्र है, ये आप देख लीजिएगा ध्यान से। आगे देखिए, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थी? मुगल जो इनके उत्तराधिकारी बनते थे, एक मुगल के बाद जब दूसरा मुगल आता था तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते थे, वो कैसे डिसाइड करते थे कि इसके बाद हमारा यही शासक होगा? तो मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है कि जब मान लीजिए किसी एक राजा के 3 बेटे हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा बेटा है, तो जब उस राजा की मृत्यु होती है तो उनमें से सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी उसको बना दिया जाता है। लेकिन मुगल ऐसे इस नीति में विश्वास नहीं करते थे, इस सिस्टम में। तो वो सहदायद सहदायद क्या है कि अगर एक राजा के अगर 3 बेटे हैं तो तीनों को जो भी उनका साम्राज्य है वो बराबर भागों में बांट कर दिया जाएगा। तो मुगल इस चीज़ पर विश्वास करते थे और तैमूर वंशों की प्रथा थी ये वाली, उनको अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही है, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? तो ये आपके लिए क्वेश्चन है कि आपके अकॉर्डिंग आप अपना ओपिनियन बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा ये तरीका सही था उत्तराधिकारी सिलेक्ट करने का? ज्येष्ठाधिकार कि सबसे बड़े बेटे को पूरा साम्राज्य मिल जाए, या सहदायद सभी समस्त पुत्रों के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाए? मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? जब मुगलों ने अपना साम्राज्य धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो जो बाकी शासक थे उस समय पर, जैसे राजपूत थे, उनके साथ उनके कैसे संबंध थे? तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए थे, युद्ध किए, जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुगल शक्तिशाली हो चुके थे और कई अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली थी। तो देखिए, जब कोई भी किसी भी साम्राज्य का विस्तार होता है तो धीरे धीरे जब वो शक्तिशाली होता है तो वो यही चाहता है कि हम पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे, फिर वो उनसे युद्ध करते थे, फिर युद्ध में जीत जाते थे। तो बाकी लोग जो होते थे, छोटे छोटे राजा, वो उनके मन में डर हो जाता था कि इनके साथ इतना बुरा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा अगर हम इनके शासक नहीं मानेंगे। तो वो कई बार कुछ ऐसे राजा भी थे, उनकी सत्ता वो खुद से स्वीकार कर लेते थे। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। राजपूतों ने भी इनकी सत्ता को स्वीकार किया था। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए थे। तो राजपूतों की एक नीति थी कि अपनी बेटियों की शादियां मुगलों के घर में करा देते थे और फिर उनको अच्छे पद, जो भी अच्छी पोस्ट होती थी वो मिल जाती थी।
तो यहाँ पर एक दिया हुआ है संबंध शादी कैसे राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की जो माँ थी कछवा की राजकुमारी थी, वह अकबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये बताया गया कि जहांगीर की माँ भी जो वो भी राजपूत थी, और जो शाहजहां की माँ थी वो भी राजपूत थी। तो ऐसे मुगलों ने राजपूतों के साथ अपने अच्छे व्यवहार बनाने शुरू कर दिए थे। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना करते रहे, परंतु फिर वो हार गए थे। तो मुगलों ने उनके साथ फिर भी अच्छा बिहेवियर किया, सम्मानीय व्यवहार किया, और उनकी जो जागीरें थी, वतन जागीर, उनका जो भी क्षेत्र था, उनको वापस कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए। तो जैसे मेवाड़ के सिसोदिया थे, राजपूत थे जो, पहले तो उन्होंने सत्ता स्वीकार नहीं की, तो लेकिन फिर क्या हुआ, जब उन्होंने उनके साथ युद्ध हुआ मुगलों के साथ इनका, तो मुगल इसमें जीत गए। तो परंतु फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा बिहेवियर किया। क्यों? क्योंकि बाकी राजा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, जो बाकी क्षेत्र के शासक थे। तो इसी बीच उन्होंने फिर क्या किया, इम्प्रेस तो कर लिया उन्हें, लेकिन ये लंबे समय तक ऐसा सिस्टम नहीं चला था, क्योंकि धीरे धीरे फिर उन्हें पता चलने लग गया था कि ये हम पर भी कब्जा करने लग गए हैं। अब मनसबदार और जागीरदार क्या होते हैं? मनसबदार के जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, जैसे जैसे साम्राज्य में उनके और छोटे छोटे क्षेत्र सारे जो उनके बीच उन पर कब्जा करने लग गए थे, तो वैसे वैसे मुगलों के तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया था। शुरू शुरू में ज़्यादातर कौन होते थे? सरदार, तुर्की थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में भी ईरानियों, भारतीय मुसलमान, अफगान, राजपूत, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया था। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। मनसबदार कौन थे? जो मुगलों की सेवा करते थे, उनके जो नौकर थे। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई भी सरकारी हैसियत या कोई सरकारी पोस्ट मिलती थी। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी ज़्यादा होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी। यानी कि जिसकी जात की संख्या ज़्यादा है, उनको ज़्यादा योग्य माना जाता था और उनका वेतन भी ज़्यादा होता था। लेकिन इसके उल्ट जिनकी संख्या कम होती थी, उनको अयोग्य मतलब कम योग्य माना जाता था और उनकी सैलरी भी कम होती थी। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे एवं सैनिकों का पंजीकरण भी करवाते थे। पंजीकरण यानी उनका रजिस्ट्रेशन कराते थे, और इसके लिए ही सैनिकों रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही सैनिकों को सैलरी मिलती थी। तो मनसबदार अपना राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, जिन्हें जागीर कहते हैं, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। इक्ता क्या थे? भी किसी भी सामंत को दिया गया वह हिस्सा जिससे वह राजस्व वसूलता है, वो उसे इक्ता बोलते हैं। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। जो मनसबदार होते थे, उन्हें सिर्फ यही बोला जाता था कि आप अपनी जागीर, जो आपके पास जो भी क्षेत्र है, आप उससे ही टैक्स, उससे ही राजस्व वसूल कर सकते हैं। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्र करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। मनसबदार क्या करते थे? वो अपने, जब राजा ने, मान लीजिए राजा ने किसी मनसबदार को नियुक्त किया, तो मनसबदार ने आगे फिर नौकर किसी और को, एम्प्लॉय को नियुक्त कर दिया, तो मनसबदार किसी और जगह पर बैठा राजस्व वसूलता था और उनके नौकर किसी और जगह पर। तो इसी प्रकार से वो अपना कर वसूलते थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक जात की श्रेणियाँ क्या थी। उस समय पर जात का कैसे वर्णन किया गया था। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। यानी कि काउंटिंग में जिनके लोग, जिस जात के लोग ज़्यादा थे,
उनका ज़्यादा शासन था, उनको श्रेष्ठ माना जाता था दूसरों के मुकाबले। अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। 29 ऐसे मनसबदार थे जिनकी 5000 जात की पदवी थी, और औरंगज़ेब के शासनकाल तक इनकी संख्या बढ़ती गई और 79 हो गई थी। तो ये था कि जात का सिस्टम उस समय कैसे चलता था, और उन लोगों को कैसे अपना उन लोगों की नियुक्ति कैसे करते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। तो जो जागीर होती थी, जागीरों का सावधानी पूर्वक अकबर इस बात पर बहुत ध्यान देता था कि कोई भी उसके राज्य में करप्शन ना हो। ऐसा ना हो कि किसी को, अगर मैंने ये राजस्व मान लीजिए कि 10 रुपीज़ टैक्स हमने डिसाइड किया है, तो वो 10 के बदले वो 20 लेता हो किसी से, और जो 10 है वो सरकारी खाते में देता हो और 10 अपने पास रखता हो। तो ऐसा अकबर ने बहुत ही सावधानी पूर्वक से, ये बहुत ही केयरफुली वो हर एक चीज़ पर ध्यान देता था। औरंगज़ेब के शासनकाल तक पहुंचते स्थिति बदल गई थी। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भी वृद्धि हो गई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था, और इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में फिर कमी होने लग गई थी। और कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल सकें कर लें। तो अकबर के समय पर इतना करप्शन नहीं था जितना औरंगज़ेब के समय पर आते आते हो जाता है। तो अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगज़ेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो जब औरंगज़ेब का अंतिम समय चल रहा होता है तो वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि हद से ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है। तो फिर किसानों की स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए, जबत और ज़मींदार क्या थे। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। मुगल जो थे, किसानों की जो भी पैदावार होती थी, फसलों की पैदावार, उनसे वो राजस्व वसूलते थे, टैक्स। तो उनसे उनकी जो प्रमुख आमदनी थी वो किसानों से होती थी। ज़्यादातर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन वर्ग जो कि सर्वोच्च स्थान थे, यानी कि मुखिया, जहाँ स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे, कि किसान जो मुखिया थे उनको राजस्व देते थे और मुखिया आगे सरकारी खाते में देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वह स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो मुगलों के लिए जमींदार वो थे जो उन्हें राजस्व इकट्ठा करके देते थे। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे? टोडरमल। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की समय के लिए इस 10 सालों में कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक उन्होंने सर्वेक्षण किया था। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया था। तो जो टोडरमल मंत्री राजस्व मंत्री था, तो वित्त मंत्री जिसे हम बोल सकते हैं, जो टैक्स इकट्ठा करता था, जिसके पास पूरा लेखा जोखा होता था टैक्स का, तो उसने प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में एक कर उन्होंने निश्चित कर दिया कि ये इस फसल में से इतना कर लेना है। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया था और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई थी। हर एक फसल पर अलग अलग कर लगाए गए थे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जबत कहा जाता था। जो राजस्व प्राप्त किया जाता था उसको जबत कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर चलती थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, जहां पर पता चल सकता था कि किस भूमि में कौन सी भूमि उपजाऊ है। अगर भूमि उपजाऊ होगी तो वहां पर फसल ज़्यादा होगी, हर तरह की फसल उगाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ये उन्हीं क्षेत्र में लगता था जहां पर भूमि का निरीक्षण हो सके, कि अगर मान लीजिए कि अगर किसी ऐसी भूमि पर लगा दिया कि जहां पर कुछ फसल हो ही नहीं सकती, अनुपजाऊ भूमि है, तो वहां पर किसान क्या उगाएगा और वो क्या ही कर देगा किसी राजा को। तो इसी प्रकार बहुत ही सावधानी पूर्वक इनका हिसाब रखते थे और ये भी बहुत ही केयरफुली लगाया जाता था।
ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में ही संभव नहीं हो पाया था। जो बंगाल और गुजरात के जो क्षेत्र थे उन पर यह निरीक्षण नहीं किया जाता था, भूमि का निरीक्षण। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि वे मुगलों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में विद्रोह भी कर सकते थे। कुछ ऐसे भी एरिया थे जहां पर जमींदारों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे और 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। तो ऐसे हम धीरे धीरे जब देखते हैं कि 1857 तक या उससे पहले जो भी छोटे छोटे विद्रोह होते हैं किसानों के, है ना, तो वो क्या करते हैं, इन्हीं से स्टार्ट होते हैं कि जब कोई राजा ज़्यादा शोषण करने लग जाता है तो लोग फिर अपनी स्थिति से इतना परेशान हो जाते हैं, उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको मजबूर होकर आवाज़ उठानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में, पहले चित्र में क्या है कि जहांगीर के समय को दिखाया गया है कि जो भ्रष्ट अफसर है, जहांगीर के समय पर बहुत ही लोगों के साथ बहुत ही जाती होती थी, बुरी सिचुएशन थी लोगों की। देखिए जो भ्रष्ट, ये देखिए ये रिश्वत ले रहा है, एक अफसर है, जो भ्रष्ट अफसर है ये रिश्वत ले रहा है। और दूसरी फोटो में देखिए कि एक गरीब आदमी को ये गरीब किसान है, इनको ये पीट रहा है। ऐसे चित्र दिखाया गया कि ये जहांगीर के समय पर ऐसा होता था उस समय पर। आगे देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी क्या है। अकबर का एक करीबी दोस्त था अबुल फजल, और वो दरबारी भी था। अकबर ने उसे ऑर्डर दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। तो अबुल फजल ने इतिहास को 3 जिल्दों में लिखा था। पहला था अकबरनामा, और नहीं, 3 जिल्दों में लिखा था, और इसका जो मेन हेडिंग था, शीर्षक था, वो अकबरनामा है। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी में अकबर का जो शासनकाल की घटनाएं थी। तीसरी जिल्द में आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी वर्णन मिलता है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ें जैसे फसलें, पैदावार, कीमतें, मजदूरी, राजस्व का सांख्यिकीय वर्णन है। तो ये आईने अकबरी में मिलता है इतना वर्णन। यहाँ देखिए एक तस्वीर दिखाई गई है कि अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर। तो ये अबुल फजल हैं उनके दोस्त, उनसे अकबरनामा लेते हुए उनके दोस्त हैं। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव पड़ा था। मेहरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया था और उसे नूरजहां का फिर खिताब मिला था। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति बहुत वफादार थी और समय समय पर उसका सहयोग करती थी। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने फिर चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक और उसने स्वयं के किताब उत्कीर्ण किए और दूसरी तरफ यह वाक्य लिखवाया था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है। तो ये देखिए, ये नूरजहां द्वारा जारी किया गया फरमान है। गोल मोहर के अनुसार, देखिए गोल मोहर के अनुसार, ये गोल मोहर दिखाई गई है इसमें। गोल मोहर के अनुसार देखिए, हाँ, चकोर मोहर बताती है कि उद्दत और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश है। तो शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो इस फरमान में ये लिखा गया था, जो नूरजहां का फरमान था। सुलह कुल क्या थी। सुलह कुल, अकबर की सुलह कुल की नीति का उसके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया। अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर। तो उसने सुलह कुल जो भी एक नीति थी अकबर की, उसका नीचे वर्णन दिया गया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी वर्गों के अनुयायियों की एक ही जगह, इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समृद्ध से ही निर्धारित होती थी,
विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि अकबर के समय पर कितनी शांतिपूर्वक स्थिति थी और कितना ही अच्छा माहौल था कि जब सभी लोग एक दूसरे को बराबर मानते थे, कोई ऊंच नीच नहीं थी। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य क्या था? मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हो रही थी। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश बताया जैसा कि हम किस्से कहानियों में सुनते हैं, परंतु यह यात्री इस प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित हो जाते हैं, बहुत हैरान होते हैं कि इतने अच्छे खुशहाल साम्राज्य में इतना बुरा भी हो सकता है। सामाजिक असमानताएं काफ़ी दिखाई पड़ती हैं। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष में के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिन्हें उच्च पद प्राप्त था, उनमें से 8000 में से 445 थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मतलब ऐसे दिखाया जाता था कि हाँ, हम इनको पूरा वेतन दे रहे हैं, हम सभी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं शाहजहां के समय पर। लेकिन ऐसा नहीं होता था, सिर्फ 61.5% और स्वयं उनके व सवारों को वेतन के रूप में इतना ही दिया जाता था जो भी उन्हें राजस्व मिलता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आमदन का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था क्योंकि वे वस्तुओं और फसलों की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का इतना भार था कि प्राथमिक उत्पादक के जो किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। एक तरफ तो वो चीज़ें उनसे खरीदते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो उनसे उतना ही ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, तो इससे उनका जो भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती थी। इनमें से बहुत से गरीब थे जो मुश्किल से पेट भरते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजार और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा कर लगाया जाता था कि वो इन्वेस्ट उनके लिए करना बहुत मुश्किल था, उनके पास कुछ बचता ही नहीं था इन्वेस्ट करने के लिए। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। कुलीन वर्ग वो थे जो उच्च वर्ग थे, जैसे मुखिया थे, जो प्रधान होते लीडर, वो कुलीन वर्ग थे। उनके पास तो बहुत सारा धन था, संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे ही विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे थे। तो मुगलों का उधर पतन हो रहा था, तो वैसे ही बाकी जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के जो सम्राट थे, वो खुद को शक्तिशाली मानने लगे थे और वो अपना साम्राज्य बढ़ाने लगे थे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित किए गए और हैदराबाद, अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया था। यदि वे दिल्ली के मुगल सम्राट की स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो ऐसे जब मुगलों का पतन हुआ तो बाकी जो सम्राट थे वो धीरे धीरे उभरने लगे, उनका राज्य बढ़ने लगा था। तो आगे देखिए, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, मिलान करना है, इसमें जोड़े बनाने हैं। सबसे पहले है मनसब। मनसब क्या होता था? पद, जिसे हम रैंक बोलते हैं। मंगोल क्या थे? उज़्बेक। और सिसोदिया राजपूत क्या थे? सिसोदिया राजपूत मेवाड़। राठौर राजपूत मारवाड़ थे। और नूरजहां जहांगीर थे। तो ये मिलान है। इसके अलावा हमने जो भी टॉपिक पढ़ा था उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे मुगलों के बारे में, मुगल एक साम्राज्य था और मनसब दिया हुआ है। फिर जागीरदार है, जात, सवार, सुलह कुल। जो भी सुलह कुल क्या थी, जिसमें अकबर के समय की जो भी शांतिपूर्वक नीति थी उसका वर्णन किया गया है। ज्येष्ठाधिकार क्या है, जिसमें बड़े पुत्र को पूरा साम्राज्य दिया जाता था। और सहदायद क्या है, बराबर सभी औलाद में, सभी संतानों में बराबर हिस्सा बांटा जाता था, सभी बेटों में। जबत, वो जबरदस्ती लेते थे जो कर। और जमींदार। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आपको इसकी एक बार ये एक्सरसाइज आप रिवाइज कर लेना और आप देखना कि आपको धीरे धीरे ये समझ आने लगा है कि नहीं।
तो इसके आगे हम अगला टॉपिक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।